फिल्म की शुरुआत में हम दो मॉर्मन मिशनरी लड़कियों से मिलते हैं जिनका नाम पैक्सटन और बार्न्स है। वे अपने धर्म का प्रचार करने और अधिक से अधिक लोगों का धर्म परिवर्तन करने के मिशन पर हैं। पैक्सटन चिंतित है क्योंकि वह मिशनरी के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान एक भी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन नहीं कर पाई है। बार्न्स दूसरी ओर अधिक आश्वस्त दिखाई देती है क्योंकि वह पहले ही 8 लोगों का धर्म परिवर्तन कर चुकी है। दोनों युवतियां फिर शहर में अपना संदेश फैलाने की कोशिश करती हैं, लेकिन कोई भी उनकी बात सुनने में दिलचस्पी नहीं लेता है। कुछ समय बाद बारिश शुरू हो जाती है और दोनों मिलने जाने वाले लोगों की लिस्ट को देखते हैं। वे जल्द ही एक ऐसे व्यक्ति के घर पहुंचती हैं जिसने मॉर्मन धर्म में पहले से रुचि दिखाई थी। वे अपनी साइकिलें बाहर लॉक कर देते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं, जिस पर मिस्टर रीड नाम का एक बुजुर्ग व्यक्ति जवाब देता है और गर्मजोशी से उनका स्वागत करता है। पैक्सटन वह भाषण सुनाना शुरू करती है जिसे उसने याद किया है, लेकिन रीड उसे नोटिस करता है कि बारिश हो रही है और उन्हें घर में आमंत्रित करता है। अंदर आते ही लड़कियों ने अपने बारिश में भीगे कोट बूढ़े आदमी को सौंप देती है। अब उन्हें लिविंग रूम में छोड़कर रीड रसोई में जाता है और 2 सोडा और एक मोमबत्ती लेकर लौटता है। उसने बताया कि उसकी पत्नी बहुत शर्मीली है और फिलहाल रसोई में ब्लूबेरी पाई बना रही है। लड़कियां जो पाई की खुशबू सूंघती हैं और कहती हैं कि उसे भी कमरे में होना चाहिए, इसलिए रीड उन्हें आश्वासन देता है कि वह जल्द ही आ जाएगी। इसके बाद रीड उनसे उनके निजी जीवन के बारे में पूछता है। वे बहुत प्रसन्नता से उत्तर देते हैं और पैक्सटन यह भी बताती है कि वह तितली के रूप में पुनर्जन्म लेना चाहती है ताकि वह उन लोगों के पीछे पीछे जा सके जिन्हें वह प्यार करती है। लेकिन फिर बूढ़ा आदमी अचानक बहुविवाह पर उनके विचारों के बारे में एक असहज सवाल पूछता है। लड़कियां स्पष्ट रूप से इसका विरोध करती हैं, इसलिए रीड का दावा है कि मॉर्मनवाद के संस्थापक जोसेफ स्मिथ ने कई महिलाओं के साथ यौन संबंध शुरू किए, जिसके परिणाम स्वरूप बहुविवाह की प्रथा शुरू हुई। उनका दावा है कि स्मिथ ने अन्य मॉर्मन पुरुषों को भी कई पत्नियां रखने के लिए प्रोत्साहित किया। इसलिए रीड का मानना है कि इस धर्म की पूरी नींव ब्रेन वॉशिंग से भरी हुई है। इस बातचीत के बीच बार्न्स उसकी पत्नी के बारे में पूछती है तो रीड कहता है कि वह उसे ढूंढने जाएगा। कमरे से बाहर जाने के बाद बार्न्स जलती हुई मोमबत्ती की जांच करती है। यह देखकर हैरान रह जाती है कि ब्लूबेरी पाई की सुगंध रसोई से नहीं बल्कि मोमबत्ती से आ रही है। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी सहेली को कुछ बता पाती, बूढ़ा आदमी वापस आ जाता है और उनसे अंदर आने को कहता है, जहां उसकी पत्नी उनका इंतजार कर रही होती है। लेकिन उनके अंदर जाने से पहले बार्न्स अपने वरिष्ठ से फोन कॉल आने का नाटक करती है, इसलिए रीड उन्हें कुछ समय देता है। फिर बार्न्स पैक्सटन से कहती है कि उन्हें चले जाना चाहिए क्योंकि उसने उस आदमी के बारे में कुछ अजीब महसूस किया है। दोनों सामने के दरवाजे की ओर बढ़ते हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें याद आता है कि उनकी साइकिलों की चाबी बार्न्स के कोट में है। फिर भी वे सामने का दरवाजा खोलने का प्रयास करते हैं, लेकिन वह भी बंद होता है और चाहे वे कितनी भी कोशिश कर लें उसे नहीं खोल पाते। लड़कियां चर्च से किसी को बुलाने की कोशिश करती हैं, लेकिन निर्देशक इस स्थिति में संकेत शामिल न करने का फैसला करता है। इस समय रोशनी अचानक बंद हो जाती है और कोई विकल्प न होने पर लड़कियां रीड को ढूंढने और उसकी मदद मांगने का फैसला करती हैं। वे एक अंधेरे गलियारे से चलते हुए जल्द ही 2 दरवाजों वाले एक स्टडी रूम में पहुंचते हैं, जहां उन्हें बूढ़ा आदमी मिलता है। लड़कियों ने बताया कि उनके वरिष्ठ ने उन्हें फोन करके चर्च में वापस आने को कहा। यह सुनकर रीड उन्हें जाने देने के लिए सहमत हो जाता है और उनके कोट लौटा देता है। लड़कियां यह जानकर चौंक जाती हैं कि साइकिल की चाबी बार्न की जेब में नहीं बल्कि पैक्सटन की जेब में है। इसके बावजूद वे जाने का फैसला करती हैं और बूढ़े आदमी को सामने का दरवाजा खोलने के लिए कहती हैं, लेकिन वह चौंकाने वाला खुलासा करता है कि यह संभव नहीं है क्योंकि ताले टाइमर पर हैं और अगली सुबह तक नहीं खुलेंगे। बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता पीछे के दरवाजे से है। बेशक लड़कियां अब डर से भर गई हैं और उन्हें नहीं पता है कि क्या करना है। इससे भी बुरी बात यह है कि रीड अचानक उन्हें झूठ न बोलने के लिए कहता है क्योंकि वह जानता है कि वास्तव में किसी ने उन्हें फोन नहीं किया था। वह बताता है कि घर की छत और दीवारें धातु से ढकी हुई हैं जो किसी भी नेटवर्क सिग्नल को रोकती हैं। बार्न्स 2 दरवाजों की ओर इशारा करती है और पूछती है कि कौन सा दरवाजा बाहर की ओर जाता है, लेकिन रीड स्पष्ट जवाब नहीं देता है। फिर पैक्सटन उसे अपनी पत्नी को साथ लाने के लिए कहती है ताकि वह उनके साथ जा सके। रीड कहता है कि उन्होंने सुगंधित मोमबत्ती और पाई के साथ पूरा नहीं देखा है, लेकिन वे अभी भी सोचते हैं कि उनकी पत्नी मौजूद है, जैसे वे भगवान पर विश्वास करते हैं, केवल इसलिए क्योंकि यह बचपन से ही उनमें डाला गया था। ये सुनकर दोनों लड़कियां बहुत डर जाती हैं और बार्न्स स्टडी रूम के दोनों दरवाजे खोल देती है, लेकिन उसे निराशा होती है कि दोनों ही उसे बाहर नहीं बल्कि एक अंधेरे तहखाने में ले गए। दूसरी ओर मॉर्मन चर्च में कैनेडी नाम का एक पादरी अपना दिन पूरा करने वाला है, लेकिन जब वह दैनिक लॉग की समीक्षा करता है
और देखता है कि बार्न्स और पैक्सटन अभी भी वापस नहीं आए हैं, तो वह वास्तव में चिंतित हो जाता है। घर लौटकर खौफनाक आदमी दुनिया के धर्मों पर अपने विचारों के बारे में बात करना शुरू करता है। वह बताता है कि तथ्यों के अनुसार प्रमुख एकेश्वरवादी धर्म, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म सभी विभिन्न रूपों में एक ही स्रोत सामग्री से निकले हैं। रीड ने कहा कि यहूदी धर्म को मूल माना जाना चाहिए क्योंकि यह इन सभी धर्मों का मूल है, लेकिन दुनिया की आबादी का केवल 0.2% हिस्सा अब यहूदी धर्म का पालन करता है, जबकि इसके प्रतिलिपि धर्मों के अनुयायियों की संख्या बहुत अधिक है। उन्होंने बताया कि ऐसा इसलिए है क्योंकि यहूदी धर्म अपने ईश्वर का प्रचार नहीं करता है और अन्य धार्मिक समूहों के विपरीत उसके पास कोई प्रचार रणनीति नहीं है। रीड का यह भी दावा है कि ये लड़कियां एक उत्पाद बेचने की कोशिश करने वाली सेल्स पर्सन से ज्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद रीड 2 दरवाजों पर विश्वास और अविश्वास लिखता है और लड़कियों को छोड़ने के लिए एक को चुनने की चुनौती देता है। पैक्सटन अविश्वास द्वार में घुसने की कोशिश करती है, लेकिन बार्न्स उसे रोक देती है कि विकल्प मायने नहीं रखता क्योंकि वह उन्हें जाने नहीं देगा। इसके बाद बार्न्स विश्वास द्वार में घुसने का चुनती है और पैक्सटन भी उसका पीछा करती है। वे रीड से पूछते हैं कि क्या वह नहीं आ रहा है, लेकिन वह उनके लिए दरवाजा बंद कर देता है। लड़कियां जल्द ही एक अंधेरे तहखाने में पहुंचती हैं। कमरे में केवल एक मेज और फोल्ड आउट कुर्सी है। बार्न्स मेज को हिलाती है और ऊंची खिड़की तक पहुंचने की कोशिश करने के लिए कुर्सी को ऊपर रखती है, लेकिन जब वे सीढ़ियों के ऊपर का दरवाजा खुलने की आवाज सुनते हैं तो जल्दी से कुर्सी को उसकी मूल स्थिति में वापस रख देते हैं। इसके बाद बार्न्स ने पैक्सटन को एक लेटर ओपनर दिया जो उसने रीड के स्टडी रूम से लिया था और उससे कहा कि अगर वह उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करे तो वह इसका इस्तेमाल उस पर करें। कुछ ही क्षणों बाद कोई तहखाने में आता है और उन्हें लगता है कि यह रीड है, लेकिन यह एक नंगे पांव महिला निकलती है जो गंदे कपड़े पहने हुए हैं और कमजोर दिख रही है। महिला एक पाई मेज पर रखती है और बिना कुछ कहे फर्श पर लेटकर छटपटाने लगती है। इस बीच रीड तहखाने में लगे स्पीकर के जरिए लड़कियों से बात करना शुरू कर देता है। वह बताता है कि यह महिला ईश्वर की पैगंबर है और आज वे एक चमत्कार देखने जा रहे हैं। जल्द ही महिला पाई खाना शुरू कर देती है और रीड बताता है कि इसमें जहर है और वह जल्द ही मर जाएगी। लड़कियां हैरान हैं, लेकिन रीड खुलासा किया कि महिला जल्द ही ईश्वर की शक्ति के कारण पुनर्जीवित हो जाएगी। बार्न्स और पैक्सटन भयभीत होकर देखते हैं कि महिला जमीन पर गिर जाती है और मर जाती है। इसके बाद रीड उन्हें उसकी स्थिति की जांच करने का आदेश देता है। लड़कियां घबराहट में उसकी नब्ज और सांस की जांच करती हैं और अंततः यह निर्धारित करती हैं कि वह मर चुकी है। हालांकि रीड को पूरा विश्वास है कि वह जल्द ही वापस आएगी और उन्हें बताएगी कि उसने मृत्यु के बाद क्या देखा। इस समय दरवाजे की घंटी अचानक बजती है और रीड दरवाजे का जवाब देने जाता है। आदमी के जाने के बाद लड़कियां जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती हैं, लेकिन उनकी चीखें सामने के दरवाजे तक नहीं पहुंचती। इस बीच घर के बाहर हम देखते हैं कि यह कैनेडी है जो बर्फीले तूफान में खड़ा है। कैनेडी पूछता है कि क्या उसने चर्च की लड़कियों को देखा है जो उससे मिलने आने वाली थी, लेकिन बूढ़ा आदमी जवाब देता है कि उसने उन्हें नहीं देखा है और वे उसके घर नहीं आई। दूसरी ओर लड़कियां तहखाने के बंद दरवाजे के नीचे छोटे से गैप से देखती हैं और गलीचे पर एक माचिस की डिब्बी देखती हैं। वे गलीचे में आग लगाने का निर्णय लेते हैं इस उम्मीद में कि धुआं देखकर पादरी सतर्क हो जाएगा। बाहर कैनेडी रीड को परेशान करने के लिए माफी मांगते हैं और जाने का फैसला करते हैं, जबकि रीड उन्हें देखता रहता है। तहखाने में वापस आकर लड़कियां माचिस की डिब्बी तक पहुंचने में कामयाब हो जाती हैं, लेकिन जब लड़कियां सीढ़ियों से नीचे उतरती हैं तो पैक्सटन देखती है कि महिला का शरीर अपनी मूल स्थिति से थोड़ा हिल गया है, लेकिन बार्न्स उसे अनदेखा कर देती है और माचिस जलाने की कोशिश करने पर ध्यान केंद्रित करती है। और फिर ऐसा होता है कि मृत महिला अचानक प्रकट होती है और उल्टी करने लगती है। महिला अचानक बताती है कि उसने दूसरी तरफ क्या देखा और इस वाक्यांश के साथ समाप्त करती है कि यह वास्तविक नहीं है। तभी रीड भी तहखाने में आता है और उसे लड़कियों से दूर खींच लेता है। उनसे कहता है कि जो शब्द उन्होंने अभी सुने हैं वे पवित्र हैं और पवित्र पुस्तकों में लिखे जाएंगे। इसके बाद रीड लड़कियों से आग्रह करता है कि वे भी मर सकती हैं और जीवन से परे क्या है इसका अनुभव कर सकती हैं। उनका दावा है कि इससे उन्हें मानव अस्तित्व के सभी रहस्यों के निश्चित उत्तर मिलेंगे। हालांकि बार्न्स का तर्क है कि महिला ने जो देखा वह केवल मृत्यु के अनुभव के कारण उत्पन्न एक मतिभ्रम था। यह कहने के बाद वह पैक्सटन को हमला शुरू करने का संकेत देती है, लेकिन इससे पहले कि पैक्सटन आगे बढ़ पाती, रीड अचानक चाकू से बार्न्स का गला काट देता है। यह दृश्य देखकर पैक्सटन भयभीत हो जाती है और वह मदद के लिए चिल्लाते हुए दरवाजा पीटना शुरू कर देती है। हालांकि बूढ़ा आदमी शांति से उसे देखता है और उसे डरने के लिए नहीं कहता है। उसका दावा है कि बार्न्स किसी भी क्षण जीवित हो जाएगी,
ठीक पहले वाली महिला की तरह। जल्द ही कुछ मिनट बीत जाते हैं, लेकिन लड़की अभी भी पुनर्जीवित नहीं होती है। इसलिए रीड उसके दाहिने हाथ को काट देता है और उसके अंदर से एक धातु की वस्तु निकालता है। फिर वह उसे पैक्सटन को दिखाता है और दावा करता है कि यह एक माइक्रोचिप है, कि बार्न्स एक वास्तविक व्यक्ति नहीं है, बल्कि इस सिमुलेशन में डाला गया एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। रीड बताता है कि यही कारण है कि बार्न्स को पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता। वह आगे कहता है कि यह दुनिया एक अनुकरण है और वास्तविक दुनिया में जाने का एकमात्र तरीका मृत्यु है। फिर वह समझाना शुरू करती है कि कैसे पुनरुत्थान की पूरी बात रीड द्वारा रची गई एक चाल थी। एक उत्सुक पर्यवेक्षक होने के नाते पैक्सटन बताती हैं कि जब वे पादरी के आगमन से विचलित थे, तो मृत महिला समान कपड़े पहने एक दूसरी महिला एक छिपे हुए दरवाजे से निकली। इस महिला ने मृतक की जगह ली और रीड द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट सुनाई। हालांकि महिला ने एक ऐसा वाक्य बोला जो पहले से तय नहीं था और कहा यह असली नहीं है। इस प्रकार रीड द्वारा बार्न्स की हत्या तथा पैक्सटन को एक नकली वास्तविकता के बारे में समझाने का उसका प्रयास, ये सभी उसकी विफल योजना को छिपाने के लिए रचे गए हैं। ये कहने के बाद पैक्सटन पूरे तहखाने में छिपे हुए दरवाजों की तलाश शुरू कर देती है और अंततः एक दरवाजा ढूंढ लेती है जो दूसरे तहखाने की ओर जाता है। रीड ने उसे चेतावनी दी कि वह वहां न जाए जब तक कि वह एक सच्चा धर्म खोजने के लिए तैयार न हो। इतना कुछ होने के बावजूद लड़की आगे बढ़ने का फैसला करती है क्योंकि वह सच्चाई जानना चाहती है। इसके बाद वह एक शाफ्ट से नीचे उतरती है जहां उसे एक महिला की लाश मिलती है, जिससे उसका सिद्धांत सही साबित होता है। इस दौरान रीड दरवाजा बंद कर देता है और पैक्सटन अपने सेल फोन की रोशनी का उपयोग करके अंदर चलना जारी रखती है। वह सुरंगों की खोज शुरू करती है और कई दरवाजे और कमरे पाती है जो गुप्त प्रतीकों और शैतानी प्रथाओं के संकेतों से भरे हुए हैं। जल्द ही उसे एक दरवाजा मिलता है जो साइकिल के ताले से बंद है और उसकी चाबी उसकी जेब में मिलती है। दरवाजा खोलने के बाद वह यह देखकर डर जाती है। वह एक कोल्ड स्टोरेज रूम देखती है जिसमें छोटे छोटे पिंजरों में कैद कमजोर महिलाएं भरी हुई हैं। इसी समय रीड आता है और पैक्सटन से पूछता है कि क्या वह समझती है कि वास्तव में सच्चा धर्म क्या है। पैक्सटन बताती है कि जब उन्होंने उन्हें लिविंग रूम में अकेला छोड़ा था तो वह उनकी साइकिलें लेने के लिए बाहर चले गए थे, ताकि अगर कोई उन्हें ढूंढने आए तो उन्हें न खोजा जा सके। उन्होंने यह भी सोचा कि उसने चाबी गलत जेब में रख दी है, लेकिन उसने ऐसा जानबूझकर किया क्योंकि उसने उसे वहां पहुंचाने के लिए सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से किया था जहां वह अब है। पैक्सटन ने बताया कि उसने यहां आने का चुनाव नहीं किया था। वह बताती है कि वह उसे यह बताना चाहता था कि इस समय वहां इसलिए खड़ी है क्योंकि यह ठीक वही जगह है जहां वह चाहता है कि वह खड़ी रहे। इस प्रकार उसने अंततः एकमात्र सच्चा धर्म खोज लिया है जो नियंत्रण है। उसका दावा है कि इनमें से कोई भी महिला अपनी इच्छा के विरुद्ध यहाँ नहीं है, बल्कि उनकी अपनी मान्यताएं और निर्णय उन्हें इस बिंदु तक ले आए हैं। इसके बाद वह स्क्रिप्ट से हट जाने की सजा के रूप में महिला की एक उंगली काट देता है। ये सीन देखकर पैक्सटन रोने लगती है और जब वह पागल धर्मों के बारे में बकबक करना शुरू करता है तो वह बार्न्स द्वारा पहले दिए गए लेटर ओपनर से उस पर वार करने का अवसर पा लेती है। पैक्सटन भूमिगत गलियारों से गुजरती हुई सीढ़ियां चढ़ती है जब तक कि वह स्टडी रूम तक नहीं पहुंच जाती। वह एक मेज से दरवाजा बंद कर देती है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि घर के सभी दरवाजे बंद हैं। अंत में वह इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि नीचे जाने और बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता यही है। लेकिन दुर्भाग्य से जैसे ही पैक्सटन तहखाने में पहुंचती है, रीड उसके पेट में चाकू घोंप देता है। वे दोनों घायल होकर जमीन पर गिर जाते हैं। रीड अपनी बची हुई आखिरी ताकत के साथ उनसे उनके लिए प्रार्थना करने के लिए कहता है। पैक्सटन जवाब देती है कि प्रार्थना करने से कुछ नहीं बदलेगा। इसके बाद वह अंततः प्रार्थना करना शुरू कर देती है और रीड फर्श पर रेंगता है और रोते हुए उसकी छाती पर झुक जाता है। इधर रीड उसे खत्म करने के लिए अपना चाकू उठाता है, लेकिन तभी कोई उसके सिर पर कील लगे लकड़ी के तख्ते से वार कर देता है। यह बार्न्स निकलती है जो अभी भी जीवित है और उस क्रूर व्यक्ति को मारने में कामयाब रही है। लेकिन दुख की बात है कि वह भी गिर जाती है और जल्द ही अपने दोस्त की बाहों में मार जाती है। इस घटना के बाद पैक्सटन ऊपर की ओर चढ़ती है और उस जगह का एक प्रोटोटाइप देखती है। वह उसकी जांच करती है और एक वायु नली के माध्यम से एक भागने का रास्ता खोजती है और अंततः घंटों की यातना के बाद उस मनहूस घर को छोड़ देती है। जब वह जंगल से गुजर रही थी तो एक तितली उसके हाथ पर आकर बैठ गई। यह पैक्सटन को उसकी एक इच्छा की याद दिलाती है। यदि उसका पुनर्जन्म होता तो वह तितली के रूप में लौटती और अपने प्रियजन के हाथ पर बैठती। इसके बाद वह गायब हो जाती है और पैक्सटन को बर्फीले परिदृश्य में अकेला छोड़ देती है।